अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कल सुबह तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कल सुबह ही इस्लामाबाद में शांति वार्ता प्रस्तावित है। ईरान के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की सीधी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि वैंस आ रहे हैं तो फिर ऐसा मुश्किल है कि ईरान बातचीत के टेबल पर न पहुंचे। लेकिन वैंस ने पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप के हवाले से जो बात कही है, उसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि समझौता होगा या फिर महातबाही होगी। 8-8 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट दुनिया भर में डंका बजाकर बताने वाले, खुद के लिए शांति के नोबेल की हसरत लिए ट्रंप खुद युद्ध कर बैठे और युद्ध में बुरी तरह मात खाने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका का युद्ध ईरान से रुकवाकर नोबेल की चाहत दिल में दबा नहीं पा रहा। जॉन एलिया का शेर है, मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार से। तो क्या शहबाज शरीफ ही अमेरिका की वो सीढ़ी बन रहे हैं जो युद्ध से निकालकर सीज फायर तक अमेरिका को लाए और फिर अमेरिका से इमला बोलकर लिखाई गई पोस्ट को जारी करके सीज फायर की बातचीत की टेबल सजाकर इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात बनाकर शहबाज और मुनीर ने इस्लामाबाद में जो शनिवार को संभावित अमेरिका ईरान सीज फायर मीटिंग का माहौल बनाया, उस पर कंफ्यूजन और सस्पेंस के काले बादल छा गए। जिस मुलाकात से खाड़ी के 51 करोड़ लोगों पर सीधा और दुनिया के अरबों लोगों पर पड़ने वाले असर का फैसला होना है, वहां मुलाकात से पहले अमेरिका में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। क्या ईरान की सारी शर्त मानी जा सकती है? क्या लेबनान पर हमला रोकने में इजराइल को मनाया जा सकता है? पाकिस्तान में मुलाकात से पहले ईरान को लेकर कंफ्यूजन ये है कि वो लेबनान से लेकर होर्मुज और यूरेनियम तक पर क्या अपनी शर्त अमेरिका के साथ मनवा पाएगा। इजराइल भी कंफ्यूजन में ही है कि लेबनान को सीज फायर का हिस्सा मानेगा या नहीं। अमेरिका जब कहेगा कि हमला रोक दो, तो क्या वो हमला रोकेगा या नहीं। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. तो सवाल फिर वही कि बातचीत कैसे होगी, जबकि लेबनान का हाल ये कि सीज फायर के बाद के 60 घंटे के भीतर सबसे बड़ा हमला इजराइल कर चुका है, जिसकी वजह से ईरान ने तुरंत हॉर्मुज बंद कर दिया। नतीजा भले ईरान और इजराइल में सीधे या फिर ईरान और अमेरिका में सीधे मिसाइलें नहीं चल रही, लेकिन लेबनान में इजराइल के हमले की वजह से सीज फायर की सांसें कभी भी उखड़ सकती हैं। Lebanon is not part of the ceasefire. This will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel and all of the parties involved, but at this point in time they're not included in the ceasefire deal. ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, जबकि ईरान कहता है कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है और जब तक हमला रुकेगा नहीं तब तक ईरान का कोई दल बातचीत के लिए नहीं जाएगा। और तब ये सवाल आता है, ईरान के यहयाबाद में जिस रेल ब्रिज को सभ्यता मिटाने की धमकी से आइन पहले अमेरिका ने ढहा दिया, वो पुल तो बनाकर ईरान ने दोबारा ट्रेन चला दी, लेकिन क्या बातचीत के पुल तक अमेरिका और ईरान एक होकर पहुंच पाएंगे? पाकिस्तान में शनिवार सुबह सीज फायर पर इस्लामाबाद के सेरेना होटल में बातचीत प्रस्तावित है, जबकि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के रात तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक से पहले इस्लामाबाद में 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान के ऊपर कम से कम 4 C-17 विमान, जो अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े ट्रांसपोर्ट विमान हैं, उनकी आवाजाही ट्रैक की गई है। इन विमानों का इस्तेमाल अमेरिका की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां VVIP लोगों की आवाजाही से पहले सुरक्षित वाहनों, संचार उपकरणों और अन्य जरूरी सामानों और कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए करती हैं। दूसरे विमानों में बोइंग C-40 क्लिपर और पाकिस्तान की तरफ से संचालित एक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान शामिल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर लगातार निगरानी के लिए चक्कर लगा रहा है। सवाल आता है कि आखिर बातचीत की टेबल पर कौन किसकी ज्यादा मानेगा, या कहें कि बातचीत में सीज फायर की जरूरत ज्यादा किसे, किसकी ज्यादा मजबूरी है। सीज फायर पर दिक्कतें आ सकती है, परंतु मेरे विचार से अमेरिका और ईरान दोनों को ही सीज फायर चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। अमेरिका को बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके राष्ट्रपति ट्रंप के लिए उनके चाहे घरेलू उस पर देखा जाए, सिनारियो पर देखा जाए तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बड़ी कम हो रही हैं, इकॉनमी बहुत ख़राब हो रही है और आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
परंतु ईरान को भी बहुत मार पड़ी है इसके 40 दिनों में जो उसके युद्ध रहा है। इजरायल और अमेरिका दोनों ने बहुत उसको पनिश किया है, तो इसीलिए उसकी भी जरूरत है। परंतु मैं समझता हूं ज्यादा जरूरत इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है। बातचीत की टेबल तक अमेरिका ईरान पहुंचे तो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दिखेंगे, जिनके साथ ट्रंप के करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद होंगे। ईरान की ओर से संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कमान संभाल सकते हैं। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines